नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। तारीख 8 अप्रैल 2023 को जब साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या खानपारा में कर दी गई थी, तब वहां से जो सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हुई थी, ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने वहां काफी कवरेज की थी। आज एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। भुवनेश्वर साहू की हत्या के महज 2 दिनों के भीतर जब धारा 144 लगी थी, कर्फ्यू जैसे हालात थे, तब उसी खानपारा के एक रहीम और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी। हत्या भी ऐसे माहौल में करवाई गई थी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, करवाई गई थी जब वहां पुलिस की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक थे, इसलिए वोटों के ध्रुवीकरण का जो माहौल खड़ा हो रहा था, तब की सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को शायद यही चाल सबसे उत्तम लगी होगी। उस दौरान भी हमने यही बात कही थी। आज एक बार फिर हमारी खबर सच साबित हुई, क्योंकि मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या के आरोपी 17 आरोपी जो अलग अलग गांव से थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, कर्फ्यू जैसे हालात में आकर बीरनपुर के समीप पिता पुत्र की हत्या के जो आरोपी बनाए गए थे, उन्हें माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ नहीं कर रहे थे। भुवनेश्वर साहू की हत्या के पीछे के जो कुछ कारण थे, उसमें लौ जिहाद जैसी घटना सबसे प्रमुख थी। हालांकि बाद में लिपापोती करने के लिए हत्या की वजह 2 बच्चों के आपसी झगड़े को बताया गया, लेकिन वो वजह तो तात्कालिक थी। उसके पहले जो कुछ हुआ, हमने विस्तार से गहराई से उन सारी बातों को समझा, लेकिन तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे भी कुंठित मानसिकता बता रहे थे। आप सोचिए, अप्रैल 2023 में उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे थे। आज मैं आपको उन 17 बेकसूरों की आवाज सुनाऊंगा, उनके दर्द को समझिएगा। उनकी आंखों में यदि कोई झांक कर देखे तो शायद किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को यह एहसास हो जाएगा कि राजनीति का ऐसा विकृत चेहरा भी होता है, जहां राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या करवा दी गई थी, और तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें कुंठित मानसिकता बता रहे थे। ये किसी स्तर पे मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं, और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कर सकते। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है। बीरनपुर के शक्तिघाट इलाके के 55 साल के रहीम और 35 साल के उनके बेटे ईदुल मोहम्मद, चूंकि गरीब थे, बकरी चराते थे, उनकी हत्या के बाद वैसा ढिंडोरा नहीं पीटा गया, लोगों ने छाती नहीं पीटी, क्योंकि भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद तब पूरा सिस्टम एक्सपोज हो चुका था। साफ तौर पर हर कोई समझ रहा था कि ये प्रायोजित हत्या है। तभी तो 12 अप्रैल 2023 के नई दुनिया के प्रथम पेज में कुछ गहरी बातें लिखी थी, समझाने की कोशिश की थी। तब भी हमने बताया था पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए कुछ बेकसूरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। बीरनपुर के समीप भुवनेश्वर हत्याकांड के बाद 2 पिता पुत्रों की जब लाशें मिली, उसके बाद इलाके में और ज्यादा सनसनी फैल गई। पुलिस के सामने चुनौती थी कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करे जिन्होंने इन पिता पुत्र की हत्या की है। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की हत्या बीरनपुर के खानपारा में हुई थी, एक खास वर्ग के लोग खास मकसद से हत्या किए थे, इसलिए भी बहुसंख्यक जनमानस में काफी आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी के तब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे थे। गौर करने वाली बात यह है कि बीरनपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, तब भी वहां कर्फ्यू जैसे हालात थे। लेकिन भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद आम जनता स्वस्फूर्त सड़कों पर निकली थी। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में वोटों के होते ध्रुवीकरण को रोकने के लिए उस समय के बेमेतरा जिले के एसपी कल्याण आई अलेक्सेला के ऊपर भी ऊपर से कोई दबाव आया होगा। ऊपर से का आशय उस समय के गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहे ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल, इनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। कैसे भी तनावपूर्ण हालात में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। अलग अलग गांव के ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, कर्फ्यू जैसे हालात में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता होगा पुलिस की मर्जी के बगैर, ऐसे माहौल में क्या गजब संयोग रहा। एक ही घर के पिता पुत्र एक साथ बकरी चराने निकलते हैं, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, और उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होते कोई नहीं देखता। वो घटना तो वैसे 10 अप्रैल 2023 को हुई थी, लेकिन 11 अप्रैल को इस बात को उजागर किया गया। इन मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या के
करीब 7 दिन बाद 17 अप्रैल 2023 को 17 बेकसूरों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन्हें न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मैंने इनके गांव जाकर अलग अलग इनसे मुलाकातें की, इनके दर्द को समझने की कोशिश की। आप जिन्हें अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं उनमें ये वही बेगुनाह हैं जिन्हें पुलिस ने आरोपी बनाया था। भूपेश बघेल की सरकार में जो 17 आरोपी बनाए गए थे वो अलग अलग गांव से थे, जिसमें डकेश्वर सिन्हा चिचानमेटा के, मनीष वर्मा खैरी के, समारू नेता कोरवाई के, पूरन पटेल पद्मी के और पद्मी के ही राजकुमार निषाद और भोला निषाद। इसके अलावा दूधनाथ साहू ये तो पेंडवानी खैरागढ़ के थे। इसके अलावा अरुण रजक, इनकी उम्र तो सिर्फ 18 साल थी, ये पेंडवानी खैरागढ़ के थे। चंदन साहू 20 साल कोरवाई बिमेत्रा के, होमेंद्र नेता कोरवाई बिमेत्रा के, टोकेन साहू कोरिया खुर्द के, राम निषाद 19 साल के कोरिया खुर्द के। ऐसे ही मासूल गोंदी के अजय साहू, संजय साहू, चिंताराम साहू, लोकेश साहू, वरुण साहू और राजेश साहू, ये सभी अलग अलग गांव से थे। जो एक ही गांव से थे वो तो आपस में एक दूसरे को जानते थे। इन्हें 10 महीने तक जेल में बंद कर काफी प्रताड़ित किया गया, लेकिन न्यायालय को बहुत जल्दी समझ में आ गया था ये बेगुनाह है। जल्दी जमानत भी हो गई और आज की तारीख में ये सभी के सभी बाइज्जत बरी हो गए हैं। इसमें एक आरोपी बनाए गए अजय साहू मासूल गोंदी के होनहार सरपंच बन गए, जो मासूल गोंदी में एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। शराब पीने और पिलाने वालों को दंड का प्रावधान इन्हीं के माध्यम से रखा गया है। आज बाइज्जत बरी होने के बाद अजय साहू क्या कह रहे हैं, इनकी बातों पर आपको गौर करना होगा। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में, बारिश में, जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने का पार गया है। वैसे तो बीरनपुर वाले मामले में अलग अलग 7 FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 6वीं FIR जो मुस्लिम पिता पुत्र के हत्या से संबंधित थी, इस FIR को एक उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर छवि सिंह चौहान के माध्यम से दर्ज करवाया गया था। इस फर्जी FIR को समझने के लिए जेल पर जमानत पर छूटे अलग अलग गाँव में जाकर हमने उन बेगुनाह लोगों से बातचीत की। समारू जी आप देख सकते हैं पैर से लाचार है, ये चल नहीं सकते, लेकिन बताया गया कि पिता पुत्र ईदुल मोहम्मद और रहीम मोहम्मद की हत्या में ये शामिल थे। कितने समय जेल काट के आए आप? 1 साल। 1 साल जेल काटे। कहाँ थे उस वक्त? आपके बारे में जो आरोप लगाया गया है कि तब मैं खेत गया था। खोमेन जी आप क्या करते थे उस वक्त? जी मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अभी कर रहे हैं? जी अभी काम कुछ नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? आपराधिक नज़र से देख रहे हैं ना, जेल काट के आ गया हूँ तो कोई काम नहीं दे रहा है मेरे को। तो क्या बोल के पुलिस वाले पकड़ के ले गए आपको? बोले कुछ नहीं, चलो काम है करके ले गए। उसके बाद वहाँ वारंट बना दिए, पूछे कुछ लोग को, क्या पूछे। कितने समय जेल में थे? मैं 10 महीना जेल में था। वैसे उम्मीद है छूट जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे? बाइज्जत बरी तो होंगे, क्योंकि गलती नहीं की है तो बाइज्जत तो बरी होना ही होना है भाई। मैं 12 पास किया हूँ, उसके बाद मुझे डायरेक्ट जेल लेके गया। जेल से आने के बाद मैं अभी ड्राइवरी का काम करता हूँ, और ड्राइवरी का काम करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मुझे गलत नीयत से देखे या अपराधी ऐसा सो। मैं पढ़ाई कर रहा था BA फर्स्ट ईयर का, जिससे मेरा परीक्षा भी चल रहा था उस समय। जो मेरे को उठाया वो 26 अप्रैल को था और मेरा परीक्षा था 27 अप्रैल को, तो इसी बीच मेरा पढ़ाई भी छूट गया। और मैं अभी गांव में ही काम करता हूँ। कितने समय जेल में? 100-150 रुपये रोजी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूर बना दिया हालात में? मजदूर बना दिया, और गांव वाले भी देखते हैं गलत नज़रिए से। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। मैं समाज में भी एक कलंकित व्यक्ति टाइप से हो गया हूँ सर। नहीं ऐसा नहीं है, देर है अंधेर नहीं। सरकार से भी हमारी ये मांग है कि सरकार भी हमारे लिए कुछ करे। जी बिल्कुल होना चाहिए। आपकी पढ़ाई छूट गई बहुत। कितने समय जेल में थे आप? हम 10 महीने थे सर। मेरे को, मैं खेत गया था, उसी समय उठा कर ले गया वहाँ। खेत से उठा के ले गए? हाँ। कितने समय थे जेल में आप? मुझे ना 10 महीना रखा है। कहीं पे कुछ हो जाता है तो लोग देखने जाते हैं। हाँ। तो हम लोग लगभग 4 बजे के आसपास वहाँ पे गए थे। चालान में लिखा था कि मोबाइल के आधार पे, लोकेशन के आधार पे लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पे? लेकिन हमारा जो लोकेशन था वो 4 बजे के बाद ही गए थे हम लोग, और वहाँ पे लोकेशन पे 12 बजे और 2 बजे का दोनों का लिखा है अलग अलग। अच्छा। जबकि साथ में गए। तो इनके दर्द को आपने समझा होगा, महसूस किया होगा। राजनीति का ये विकृत चेहरा था। चुनाव जीतने के लिए नेता और एक खास विचारधारा किस हद तक नीचे जा सकती है, इसे आपने महसूस किया होगा। आम जनता को तो सब समझ में आ रहा था, लेकिन भूपेश बघेल उसे भी कुंठित मानसिकता बता रहे थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी उस वक्त कुंठित मानसिकता थी। आज जब ये 17 आरोपी बनाए गए
बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो आखिर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, रहीम और उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या किसने की? आज भूपेश बघेल जी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आपकी जवाबदेही बनती है कि आप इस सच को स्वीकार करें कि आपके शासन में 2 मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या सिर्फ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम वाला एक माहौल खड़ा हुआ था, उस माहौल से आपकी पार्टी और आपकी सरकार को खतरा उत्पन्न न हो, या गुस्से की उस आग को ढकने के लिए, रोकने के लिए आपने ये 2 मर्डर करवाए। क्योंकि जिनकी हत्या हुई है, आखिर किसी ने तो हत्या की है। जब इन 17 लोगों ने नहीं की, तो आखिर इनकी हत्या की किसने? जबकि ये बात आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, और खासकर मैंने खुद कई बार वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की, गहराई से पड़ताल की और समझने की कोशिश की कि जिस गांव में शक्ति घाट है, जिस गांव में लगातार नवरात्र के समय भी अपमानजनक माहौल पैदा किया जा रहा है, वहां कोई एक खानपारा भी है, और उसी खानपारा में स्थानीय बीरनपुर की कुछ बेटियों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया गया। ढेर सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसे बाद में 2 बच्चों के झगड़े का नाम दिया गया। वैसे भुवनेश्वर साहू की हत्या वाले मामले में सीबीआई का भी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। सीबीआई की एक्सपर्ट टीम ने तत्कालिक कारणों का तो परीक्षण किया, लेकिन गहराई से आम जनता जो दिल से बात कर रही थी, आपको समझना होगा कि आखिर भुवनेश्वर साहू की हत्या क्यों हुई। और अंजोर यदू या अंजोर यादव, जिसका नाम बार बार इलाके के सांसद विजय बघेल खुद ले रहे थे, स्थानीय जनता भी वही नाम ले रही थी, और तो और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू, जो उस वक्त विधायक भी नहीं थे, वो भी अंजोर यदू का नाम ले रहे थे। उनका जो एक सरगना है यहाँ पे, कांग्रेस का मुखिया अंजोर सिंह यादव, वो इनको प्रोत्साहन देते रहे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और उनको उकसाने लगे। अंजोर यादव के ऊपर भी कार्रवाई करने का निवेदन यहाँ के गांव वालों ने किया कि इसके कारण ही ये अशांति फैल रही है। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लड़की को 4 साल पहले और ले गए हैं, उसके बाद इसी वर्ष मेरे भाची को भी और ले गए हैं। उसी मुसलमान कैसे ले जाते हैं इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है, कोई जादू से ले जाता है, ऐसा अपने बस में कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन कर ले तो नाम कुछ बदल देता है। वैसे बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। अंजोर यदू की गिरफ्तारी वैसे नहीं हुई जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। सरकार बदली, चेहरे बदले, नई विचारधारा की सरकार आई, मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई की एक्सपर्ट टीम अपना काम कर रही है, लेकिन आज जब 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या के मामले में 17 बनाए गए आरोपी छूट चुके हैं, तो एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। किसकी जिम्मेदारी कौन स्वीकार करेगा? यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त गृह मंत्री साहू समाज के ही तामध्वज साहू थे, लेकिन तब भी उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा। और तो और उस इलाके के विधायक और कद्दावर मंत्री और उस समय की सरकार के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र चौबे भी हिम्मत नहीं दिखा सके कि आम जनता के बीच वो जाकर सहानुभूति के 2 शब्द बोल सकें। यानी वो भी जानते थे कि अपराध कैसे करवाया गया है। जब किसी इंसान के अंदर थोड़ा भी अपराध बोध होता है तो वहां से उनके मन में डर घर कर जाता है। कुल मिलाकर भयभीत और डरे हुए नेता, तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, सरकार के जिम्मेदार मंत्री होने के बावजूद, न तो भुवनेश्वर साहू के यहाँ और ना ही खानपारा के उन 2 मुस्लिम परिवारों के यहाँ जाने की हिम्मत जुटा पाए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू की हत्या शाम के समय हुई थी, सुबह सुबह ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बलपूर्वक खासकर मुझे पुलिस के द्वारा रोका गया था और जिस तरह से धमकियां दी जा रही थी, तब भी हमने बेहद विषम हालातों में पैदल जाकर, क्योंकि हमारी कार, हमारे ड्राइवर और हमारी टीम को रोक दिया गया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू की जलती हुई चिता के सामने मैंने ईश्वर साहू से खुद बात की थी। उस बेबस पिता के दर्द को समझने की कोशिश की थी। भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई कृष्णा से भी मैंने बात की थी। कृष्णा ने तो साफ तौर पर बता दिया था कि खानपारा के मस्जिद के सामने कितनी निर्ममता पूर्वक भुवनेश्वर साहू की जिहादी मानसिकता के लोगों ने लिंचिंग करते हुए हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, कृष्णा साहू को भी घेर लिया था, उनकी भी पिटाई हुई थी। कृष्णा साहू के बदन में पड़े
हुए जख्म भी हमने दिखाए थे। तब की सरकार ने हमें खबर नहीं दिखाने के लिए भारी दबाव बनाया था, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियों से कोई समझौता नहीं किया। आप सभी ने, करीब 10 लाख लोगों ने हमारी उस खबर को देखा था। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने एक एक कर जो जानकारियां जुटाई थी, वो सारी जानकारियां चूंकि कोई लिखित प्रमाण के साथ नहीं होती, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस किया जाता है। भूपेश बघेल की सरकार, उनकी टीम से जुड़े हुए लोगों ने अपनी सरकार के दौरान जो जो कृत्य किए, जिस तरह के घोटाले किए, और भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद तो आम जनता ने भी तब की सरकार की गलत नीतियों को काफी गहराई से अध्ययन किया। इस दर्दनाक हत्याकांड के कुछ ही दिनों बाद CGPSC के घोटाले की भी बात सामने आई। यानी कुल मिलाकर भूपेश बघेल, उनकी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। अंततोगत्वा जो दम भरा करते थे, 71 सीट से सीधे 35 में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अप्रत्याशित सफलता हासिल की कि 15 साल की सत्ता के दौरान भी कभी भी 54 सीटों जैसा भारी भरकम बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। जबकि चुनाव के पहले सारे सर्वे यही बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आखिर उल्टा हो गया। आम जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है। ऊपर वाले की लाठी में भी आवाज नहीं होती। भूपेश बघेल की तो सत्ता चले गई, लेकिन इतना ही क्या काफी पर्याप्त है? जिन 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या करवाई गई, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करवाई गई, उसका क्या होगा? दोषी कब पकड़े जाएंगे? इस पर भी गहराई से चिंतन मनन होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के कारण आम लोग राजनीति में आने से बचते हैं, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं और बुरे लोगों का जमावड़ा राजनीति में होता है, इसलिए पूरा सिस्टम बदनाम होता है। अच्छे लोग अपना योगदान दें, देश और समाज के लिए कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी एक बड़े मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ, राजबोध के आपके अपने जनमंच के साथ। नमस्कार।